नमस्कार, आपका स्वागत है ज्योतिष यात्रा में। आज हमारे साथ फिर से जुड़े हैं डॉक्टर श्रीकांत ओझा। नमस्कार सर। नमस्कार जी। मैम दिव्या जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद सर, सबसे पहला प्रश्न बहुत रोचक होने वाला है। मेरा प्रश्न ये है कि ये जो ज्योतिष देखकर, ये जो पंचांग देखकर जो कार्य किए जाते हैं, या क्या ये पुरानी सोच है या आज भी उतना ही इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में? ऐसा है कि आपने पूछा कि पंचांग पहले जमाने में देखा जाता था। नहीं, पंचांग आज भी देखा जाता है। हकीकत में पंचांग है क्या? जैसे हम आज के ज़माने में कैलेंडर का उपयोग करते हैं और वो कैलेंडर से हम लोग तारीख और वार वगैरह देखते हैं। अच्छा। और कई जगह पे उसमें हिंदू तिथियां भी दी हुई होती है कैलेंडर में। तो बिल्कुल उसी तरह से हमारे ऋषि मुनियों द्वारा पुराना जो कैलेंडर बनाया गया था उसको पंचांग कहते हैं। अच्छा। इसमें 5 अंग होते हैं, इसलिए पंचांग इसका नाम पड़ा। नक्षत्र, तिथि, योग, करण और वार। जी। तो वार और तिथि तो आज के भी कैलेंडर में होता है, उसके अलावा नक्षत्र आदि भी इसमें हैं। तो इनमें से हर नक्षत्र की, योग, तिथि, इन सब की अपनी एक ऊर्जा होती है। और जिस दिन का भी आप पंचांग में देखो तो कोई दिन खास वार, खास तिथि, खास नक्षत्र आदि का होता है और किसी खास ऐसे होने से उस दिन विशेष प्रकार की ऊर्जा का प्रवाह होता है। वो ऊर्जा आपके विशेष कार्यों के लिए, जैसे विवाह है, भवन निर्माण है, इस प्रकार के यज्ञोपवीत है, ऐसे कार्यों के लिए वो ऊर्जा आपको हेल्प करती है, सहायता देती है। हम अपने ज्योतिष के ज्ञान के द्वारा ऐसा मुहूर्त, शुभ दिन चुनते हैं, जिसको हम मुहूर्त कहते हैं, कि कोई काम यदि किसी खास प्रयोजन से उस दिन आरंभ किया जाए तो उस काम की सफलता सुनिश्चित हो जाए, उसकी पूर्णता सुनिश्चित हो जाए, उसका फल बहुत ही उत्तम आए। तो इसको देखना आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना पहले होता था। बहुत ही बेहतरीन सर। मैं तो ये सोचता था कि मतलब ये सब देखना ज़रूरी नहीं है, पर आज मेरी सोच बदली। जैसे मैं चाहता हूँ कि और लोगों की भी सोच बदले कि पंचांग आज भी उतना ही ज़रूरी है जितना पहले हुआ करता था। हाँ, इसमें एक चीज़ कहना चाहूँगा मैं आपसे कि बिना पंचांग देखे भी आप काम करते हैं जी। और ऐसा मैं नहीं कहता कि आप हर चीज़ के पीछे पंचांग देखना चालू कर दें, मुहूर्त देखना चालू कर दें। आपको सब्जी लेने जाना है, आपको बाल कटवाने जाना है, तो ऐसी चीज़ों के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। आपको दकियानूसी नहीं बनना है। लेकिन अगर आप जीवन का कोई महत्वपूर्ण कार्य करने जा रहे हैं, जैसे विवाह, जैसे बच्चे का स्कूल में पहली बार दाखिला, जब से वो पढ़ाई स्टार्ट करता है, तो यह बड़ा सा भवन आप अपने लिए निर्माण करते हैं, तो ऐसे चीज़ों में आप शुभ मुहूर्त जरूर देखें और उसको देख करके काम आरंभ करें। भगवान आपको सफलता देंगे। बहुत ही बेहतरीन सर। मैं मैम की तरफ आता हूँ। दिव्या जी, आप मुझे बताइए कि आजकल जो ये पंडित वगैरह बताते हैं कि काल सर्प दोष है, आप उज्जैन जाइए, आप पूजा करवाइए, ये काल सर्प दोष है क्या और क्या सच में ये दोष है? अब काल सर्प दोष की जब बात करते हैं तो पिछले दशक से या 2 दशकों से ये शब्द बहुत ज्यादा सुनाई देने लगता है। जी जी। और आप ऑलमोस्ट हर दूसरा इंसान काल सर्प दोष उसकी कुंडली में दिख जाता है और उसकी पूजा कराई जाती है। लेकिन कई लोगों को ये नहीं पता है कि जो ज्योतिष का सर्व प्रमाणिक पुरातन शास्त्र है, जिसको बृहद पाराशर होरा शास्त्र कहते हैं, जहाँ से पाराशर ऋषि द्वारा जो रचित है, उसमें भी काल सर्प दोष जैसी किसी भी बात का उल्लेख हुआ ही नहीं है। वहां पे इस बारे में कोई बात ही नहीं की गई है। तो बेसिकली जब हम बात करते हैं काल सर्प दोष की, तो उसमें होता क्या है, किसी भी कुंडली को आप देखेंगे तो उसमें आपको एक चीज कॉमन दिख रही है कि राहु और केतु हमेशा एक दूसरे के आमने सामने होते हैं 180 डिग्रीज पे। तो अगर राहु केतु के एक ही साइड में बाकी के सारे 7 ग्रह आ जाते हैं तो वो एक विशेष प्रकार की स्थिति बन जाती है ग्रहों की, जिसे हम लोग काल सर्प दोष कहते हैं। तो ठीक है, वो एक ग्रहों की स्थिति बन गई है, उससे इतना डरने वाली कोई बात नहीं है। थोड़ा सा ये परिस्थिति जब बन जाती है तो आपकी मेहनत जो है, बाकी जो ग्रह है उनकी ऊर्जाएं थोड़ी सी क्षीण हो जाती हैं, तो उस केस में मेहनत थोड़ी सी ज्यादा करवा देता है जीवन में ग्रह आपसे। पर ठीक है, वो एक स्थिति है तो एक्सेप्ट इट।
सर मैम ने बताया जिस तरह से काल सर्प दोष के बारे में, तो इसका कोई निवारण या मतलब करवा सकते हैं कोई, या सर निवारण की जरूरत नहीं है? ऐसा है कि भारतीय ज्योतिष में बहुत तरह के योगों का उल्लेख है और ये सारे के सारे योगों का अपना अर्थ होता है और फल होता है। अच्छा। काल सर्प भी एक सामान्य योग है। अब उसके अंदर यदि, क्योंकि आपको ये बता दूं कि बड़े बड़े मार्गरेट थैचर जो ब्रिटेन की प्राइम मिनिस्टर थी, महिला पहली बहुत तगड़ी महिला प्राइम मिनिस्टर थी जी जी, यहाँ उसके अलावा भी जवाहरलाल नेहरू जी की भी कुंडली में शायद काल सर्प योग है। तो बड़े बड़े लोगों को मैं आपको गिनवा सकता हूँ कई सारे, जो कि बहुत सफल और सफलता के उच्चतम स्तर पे पहुंचे हैं और उनको काल सर्प योग उनकी कुंडलियों में था जी। इसको काल सर्प दोष आजकल कह देते हैं। तो क्या हो गया उससे? अब चलिए, आज के पंडित कहते हैं कि उसका सारे के सारे प्लैनेट अगर राहु केतु के बीच में आ गए तो कुछ कमज़ोर हो गए, तो उसका निवारण, तो निवारण जो है वो त्र्यंबकेश्वर मंदिर में होता है। वहाँ पंडित आपको मिल जाएंगे खूब सारे वो करते हुए, तो वो बताएंगे आपका काल सर्प दोष मिट गया जी। देखिए, कोई भी योग जो आपकी कुंडली में आपके जन्म के समय बन गया है वो जीवन पर्यंत समाप्त नहीं होता। वो कुंडली, जैसे पिछली बार भी हमने बात की थी, आपकी कुंडली एक दफ़े बन गई तो बन गई, उसको आप इस जन्म में बदल नहीं सकते। तो नहीं बदल सकते तो उसके लिए उचित उपाय, पूजा आदि करें, बस उसकी पूजा करवा देंगे आपको पंडित जी जब भी आप वो करेंगे। इससे आपका वो काल सर्प दोष खत्म नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा। हाँ, उसके कारण होने वाली या उसकी इंटेंसिटी जरूर कम हो जाएगी, तो आपको रिलीफ मिलेगा। योग कभी समाप्त नहीं होता एक बार आपकी कुंडली में जो है। अच्छा जी, धन्यवाद सर, आपने बहुत ही अच्छा जवाब दिया। कई लोगों को ये परेशानी है, कई लोग इससे जूझ रहे हैं, तो इस चीज़ का निवारण करवाना चाहिए। ये आपसे हमको पता लगा कि उससे मतलब उसका इफेक्ट कम हो जाता है। हाँ, बेसिकली बस। हाँ मैम, आप बताइए कि मैंने आजकल बहुत सुना है कि जैसे सर ने बताया, एक दोष और आ रहा है मेरे मन में कि शादी ब्याह के बारे में लोग बहुत चर्चा करते हैं। इस दोष के बारे में आपने सुना होगा, मांगलिक दोष। तो ये मांगलिक दोष किस तरह से किसी के जीवन में प्रभाव डालता है, या क्या प्रभाव है इस मांगलिक दोष के? तो आपकी जो एज है, मैरिजेबल एज, तो ऑब्वियसली ये वाला टाइम होता है जब मांगलिक दोष बहुत ज्यादा सुनने को मिलता है। तो सबसे पहली बात जो मुझे समझ में आता है, आज अगर कोई आपसे आशीर्वाद मांगता है या आपसे कोई आपके हालचाल पूछता है, तो आपका जवाब क्या होता है? सब मंगल कुशल है। हाँ, तो जब सब मंगल है और आप अपनी लाइफ में हर चीज मंगल चाहते हो, तो मंगल दोष कभी नहीं हो सकता। हाँ, जब मंगल के बारे में बात करते हैं तो मांगलिक एक शब्द बोला जाता है। वो विशेषता क्या होता है? जब आपकी जो जन्म कुंडली होती है उसमें मंगल ग्रह जो है पहले, दूसरे, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें, इन 6 भावों में से कहीं पे अगर मंगल ग्रह की स्थिति होती है तो उस कुंडली को मांगलिक कुंडली बोला जाता है। और ज्यादातर लोगों का यही मत है कि एक मांगलिक लड़के की शादी मांगलिक लड़की से हो तो ज्यादा अच्छी बात होती है। लेकिन इसके पीछे अगर हम साइंटिफिकली अगर इसको लॉजिकली सोचें तो एक मत ये भी आता है कि मंगल ऐसे ग्रहों में से है जो बहुत ऊर्जावान ग्रह होता है, अथाह ऊर्जा लिए हुए होता है अपने में। तो और मंगल का कैरेक्टरिस्टिक भी ये है कि मंगल आपकी कुंडली में जिस भी भाव में बैठा हुआ होता है, उस भाव से रिलेटेड जो भी कारक होते हैं उन कार्यों के प्रति आपको थोड़ा सा ज्यादा अग्रेसिव बना देता है। तो लॉजिकली सोचा जाए तो एक अग्रेसिव एनर्जी वाले इंसान को दूसरा अग्रेसिव एनर्जी वाला इंसान बहुत अच्छे से समझ सकता है। तो इसलिए मत ये है कि ऐसे लोगों की, 2 लोग जो सेम माइंडसेट के हैं, सेम एनर्जी लेवल के हैं, उनकी अगर शादी कराई जाती है तो कंपैरेटिवली वो एक दूसरे के साथ अच्छा जीवन निर्वाह कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि मांगलिक कोई दोष है और एक मांगलिक और अमांगलिक की शादी नहीं हो सकती। लेकिन जो अगर लोगों का ये मानना है तो लॉजिकली भी सोचे तो ये चीज इसमें ज्यादा अच्छे से समझ में आती है। बहुत ही बेहतरीन। पर इसका एक प्रश्न मेरा, इसी छोटे प्रश्न में एक और है कि क्या इसका निवारण है और क्या निवारण करवाना चाहिए? बिल्कुल निवारण है। निवारण के लिए एक मंगल शांति पूजा होती है छोटी सी।
तो अगर मांगलिक दोनों वर वधू जो है जिनकी शादी हो रही है और वो दोनों अगर मांगलिक हैं तो उनकी इस विवाह से पहले आप पंडित जी को भी बोलेंगे, वो भी करा देंगे, उनकी एक मंगल शांति की पूजा कराई जाए और इसको एक रिचुअल बना ले वो दोनों लोग कि अपने जीवन में हर 3 साल में एक बार मंगल शांति की पूजा हो जाए, तो वो मंगल की एनर्जी को बैलेंस रखता है आपकी लाइफ में।